हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 की लेक्चर सीरीज़ है, चैप्टर 1 है, जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज यानी कि मतलब अब जो यानी मतलब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर बात की जा रही है लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है कि मीडियम है किस चीज़ के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आइडिया, पॉलिसीज़, प्लान। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन। अब जैसे मिसालें लैंग्वेज होती है उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबिक। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो आपके आइडिया को, पॉलिसीज़ को, प्लान्स को या इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरीके से अकाउंटिंग की जो यानी मतलब अकाउंटिंग क्या है, वो किस चीज़ की है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो किस लिए इस्तेमाल होती है कि आपके फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल प्लान और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जा सके या कि उसको यानी कि इजहार किया जा सके। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जाहिर सी बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल आइडियाज़ हो सकते हैं, पॉलिसीज़ हो सकती है, प्लान्स हो सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी की जाती है। यानी मतलब पैसे के लेन देन, पैसे को यानी कि मतलब किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा भाई पैसे से लेन देन। और बिकॉज ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑफ एन एंटिटी, यानी कि मतलब कि क्या वजह है कि भाई एंटिटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, किस तरह चेंज हो रही है। और इसके अंदर यानी कि अकाउंटिंग क्या है, इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स की जाती है टर्म्स ऑफ मनी बिलोंग्स टू द पास्ट। यानी मतलब जो पास्ट में हो चुका है उसके अंदर यानी कि उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। अब सोर्स क्या होता है, तीन सोर्सेज हैं, ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, कंडीशंस है, आल्सो नॉन एज अकाउंटिंग फिनोमेना। यानी कि मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, यानी कि मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुई या कोई इवेंट हुआ या फिर कंडीशन कोई आई, तो वो सारी की सारी जो है वो एक अकाउंटिंग फिनोमेना भी कहलाए जाते हैं। ट्रांजैक्शन अकर व्हेन टू पर्सन डील विच ईच अदर। ऐसी बात है जो अपना दो पर्सन जो है वो डील करेंगे, तो वो जैसे मिसाल दे दिया, आपने मोबाइल ख़रीदना है और दूसरे वाले ने मोबाइल बेचना है, तो आपने ट्रांजैक्शन की तो आपने ख़रीदना था, आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको मोबाइल दे दिया। इस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड ये गिफ्ट्स होते हैं या सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जैसे बर्थडे गिफ्ट हैं। आप ये नहीं है कि बर्थडे गिफ्ट के अंदर आप जो है वो ये तो मतलब सोशल ही है, इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। यानी ट्रांजैक्शंस तो है वन साइडेड ट्रांजैक्शन। अब जैसे गिफ्ट के बदले आप उसको पैसे थोड़ी देंगे, तो ये बात है। अब इकोनॉमिकल बेनिफिट्स डील किए जाते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, और मॉनेटरी डील बिटवीन द एंटिटी एंड द अदर पर्सन, यानी कि मतलब जो एंटिटी है और अदर पर्सन के दरमियान। अब डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन के एंटिटी विद ऑनर भी हो सकता है, एंटिटी विद एनी अदर पर्सन हो सकता है, जैसे क्रेडिटर हो, डेटर हो, या फिर आपके स्टाफ हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और देयर आर टू क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या है, मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। मतलब पहले जैसे मिसाल दे दिया, आप उसको सैलरी जैसे आप देते हैं एम्प्लॉयज़ को, 1 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, 2 लाख रुपए दे रहे हैं आप अपना रेंट, तो ये मेजरेबल। और डीलिंग अकाउंटिंग विद द अदर, यानी कि ऐसी बात है आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बदले उसको पैसे दे रहे हैं, या फिर उसके बदले उसको आप जो है वो उजरत दे रहे हैं। और अदर पर्सन जैसे रेंट है, आपने प्रेमिसेस किसी बंदे से, लैंडलॉर्ड से जो है वो प्रेमिसेस जो है वो रेंट पे ली हुई हैं, तो वो जो है वो आपकी सारी की सारी जो मतलब अदर डीलिंग हो रही है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ कैरिंग द मनी ट्रांजेक्शन। और या तो वो है या फिर वो नहीं है। देखते हैं कि पहले ब्रॉड 330 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये मनी ट्रांजैक्शन मेजरेबल नहीं है, लेकिन कितने, अब जैसे इसमें हम मेजर नहीं कर सकते भाई 30 कंप्यूटर कितने के लिए, 1000 के लिए, 1 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए, डिपेंड करता है। तो इसमें मेजरेबल यानी मेजर आप नहीं कर सकते। लेकिन ब्रॉड 10 फैंस कितने में, 1500 रुपये में पड़ा, तो इसमें कैश जो है वो इमीडिएटली हमने यानी कि पेड जो किया, कैश जो किया वो, तो ये हो गई ट्रांजेक्शन। अब स्क्रैप डंप वेट कितना है, वो 150 किलो है, लेकिन अब
इसमें 150 किलो तो है, लेकिन इसके अंदर कोई मनी वैल्यू नहीं आ रही कि भाई 150 किलो कितने रुपए का है, 2 रुपये का है, 10 रुपये का है, 1000 रुपये का, लाख रुपये का। 5 वर्कर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं प्लांट पे इन ड्यूल शिफ्ट। अब इसके अंदर भी आप मेजर नहीं कर पा रहे कि भाई उन्होंने ड्यूल शिफ्ट में काम तो किया, लेकिन अब आपको उजरत कितनी देनी है, उनको 1000 रुपये देनी है, 2000 रुपये देनी है, 10,000 रुपये देनी है। अब ब्रॉड क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वर्थ कितनी है, 5 लाख रुपये, सॉरी 50,000 रुपये कैश है, तो येट नॉट बीन पेड। अब जाहिर सी बात है, आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है किसी से, यानी कि मतलब किसी से अपना माल ख़रीदा है। अब आप समझ लें कपड़ा बनाते हैं, तो आपने जो है वो सूट बनाते हैं, तो आपने कपड़ा ख़रीदा, तो वो आपको यानी मतलब देना है, तो ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें 50,000 वो मेंशन है। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है कि मेजर जो होती है स्टेटस रिसोर्सेज क्या है, एसेट्स। सोर्स क्या है, दैट आर मेजर इंक्लूडिंग लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी। यानी कि पहला जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मेजर किससे की जा रही है कि रिसोर्सेज से, यानी आपका रिसोर्स क्या है, एसेट आपका रिसोर्स है, और सोर्सेज क्या है कि लायबिलिटी है, और दूसरा है ऑनर्स इक्विटी। अब इसके अंदर ये आपने देखी होगी अक्सर कि भाई एसेट जो है वो एक जगह जमा करती है, और लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी जो है वो एक जगह करती है। ये बैलेंस शीट का एक बेसिक सा फॉर्मेट है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ रिक्वायर्ड किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफाई करें, फिर रिकॉर्डिंग करें, समराइज़ करें, रिपोर्ट करें, और फिर एनालाइज करके देख लें। और 5 यानी कि मतलब देयर आर 5 फंक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे कवर्ड होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है वो ये है कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये सारे। अब एसेट क्या है कि आर द रिसोर्स इन कंट्रोल, मतलब आपके पास आपकी प्लांट लगा हुआ है, जैसे मिसाल दे दी है, आप जो है वो बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट और टॉफ़ियाँ बनाते हैं। अब आपके पास बिस्किट बनाने के लिए एक पूरा प्लांट और एक पूरा मैकेनिज़्म लगा हुआ है, तो वो आपका एसेट है। लायबिलिटी क्या है, आपने यानी कि मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब प्रेजेंट मतलब यानी आप पे उधार है किसी का, जैसे आपने किसी से माल उधार पे लिया हुआ है। प्लांट बनाने के अपना बिस्किट बनाने के लिए आपने गंदम जो है, या मैदा जो है, या चीनी जो है, या चॉकलेट जो है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उधार पे, तो आप पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रही है कि भाई आज आपको ये कर्ज उतारना है। ऑनर्स इक्विटी क्या है कि ऑनर्स इक्विटी है सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी चीज़ हो, अपना बिज़नेस हो, वो बगैर पैसे के तो चल नहीं सकता। कभी ना कभी तो ऑनर्स ने चाहे 1 रुपया डाला हो, या 1 लाख रुपया डाला हो, या 1 करोड़ डाला हो, कुछ ना कुछ तो पैसा डाला होगा, तो वो है। इनकम क्या है, अब आप वो बिस्किट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं उस बिस्किट को बेच के। और एक्सपेंडिचर क्या है, अब आप एक्सपेंडिचर जो है वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अब जैसे माल जो है वो दुकानदार तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। माल कैसे बिकेगा जब तक आप दुकानदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो दुकानदार तक पहुंचाना माल, ये आपका एक्सपेंडिचर है। दूसरा, आप जो है मार्केटिंग पे, भाई कि हमारा ये बिस्किट नया लॉन्च हुआ है, या फिर पुराने बिस्किट की भी आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस पर ख़र्चा है ना, तो ये है। या फिर स्टाफ की सैलरीज दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट है, सारे एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें सब क्लासिफिकेशन इसके अंदर बहुत सारी दी हुई है कि भाई एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और मोटर व्हीकल, इस तरीके से पूरी एक लिस्ट दी हुई है। और लाइबिलिटी के अंदर बैंक लोन है, या ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, पेबल है। ओनर्स इक्विटी के अंदर ड्राइंग्स है, प्रॉफिट है और कैपिटल है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल, ड्राइंग और प्रॉफिट्स का। और इनकम के अंदर सेल्स है, या फिर सर्विस फीस है, कमीशन है। और फिर एक्सपेंडिचर के अंदर ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि भाई परचेज़ है, सेल्स है, और फिर उसके बाद जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट। ये आप देख लीजिएगा, एक पूरी लिस्ट हमारे सामने दी हुई है। अब पर्पस ऑफ द एंटिटी, मोटिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जो इदारा है वो सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। नॉन प्रॉफिट, जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाए, और ये इस पर कोई ये भी नहीं है कि भाई ये इसको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रॉफिट भी कमा सकती है, बट इसका मोटिव जो है वो यानी कि मतलब इसका बनाने का पर्पस प्रॉफिट नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर बहुत होती है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो चेक एंड बैलेंस कैसे रखेगी अगर उसके बाद फाइनेंशियल, बेशक मान लिया कि वो नॉन प्रॉफिट इदारा है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी ना, ताकि उससे चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, भाई देखा जा सके कि कोई वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो रही, करप्शन तो नहीं हो रही, कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रही जिससे अपना यूनिवर्सिटी की साख को या फिर फाइनेंशियली उसको लॉस हो रहा हो। तो दोनों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीड जो है वो दोनों के लिए होती है, बिजनेस के लिए भी और वेलफेयर सोसाइटी की, दोनों के लिए नीड होती है। अब बिजनेस एंटिटी जो है वो यानी कि मतलब जैसी बात है, बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन होते हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस आर सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ, यानी कि मतलब क्या कि जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ओनर जो है वो सेपरेट है बिजनेस के लिए भी, बिजनेस से यानी मतलब उसका सेपरेट चीज़ है उसको। अब किसके लिए यानी मतलब क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों ज़रूरी है? पहली बात है इन्वेस्टर के लिए, अगर आप बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कि हाउ द कंपनी इज़ मैनेज। अब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आसान है। ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर जैसे सप्लायर और कस्टमर, अब सप्लायर भी उसी बंदे को माल बेचना पसंद करता है जिससे पैसे वापस आए। अगर आपकी हालत ही ऐसी है कि सप्लायर को पता है कि भाई ये पैसे वापस नहीं आने वाले, तो सप्लायर आपको कभी भी सप्लाई नहीं करेगा माल। लेंडर जो है वो प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंस आर लेंडर। ऐसी बात है बैंक्स जो हैं वो भी यही देखते हैं कि भाई इस कंपनी के हालात अच्छे हैं तो उसको कर्जा दे दो, नहीं तो। टैक्स अथॉरिटीज़ अपने टैक्स लेने के लिए जो भी पाकिस्तान के अंदर FBR है वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेगी, भाई किस कंपनी पे या किस बिज़नेस पे कितना टैक्स है, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टू इनेबल टू द मैनेजर बिजनेस, ऐसी बात है मैनेजमेंट को ही नहीं पता हो कि भाई हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो फिर तो ऐसी बात है कि अल्लाह ही हाफिज़ उस कंपनी का। और फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र, ऐसी बात है अब आप किसी के बाद एडवाइस लेने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई अपना डेटा बताओ मुझे कि भाई तुम कर क्या रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट का कि भाई इंटरेस्ट जो होता है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि भाई कोई फैक्ट्री एक्सपोर्ट रिलेटेड है तो वो एक्सपोर्ट कर रही हो, गवर्नमेंट का फ़ायदा ऐसे थे, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर आजकल डॉलर की बड़ी किल्लत चल रही है, लेकिन मुल्क में डॉलर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी भाई कि इस इंडस्ट्री को इतने रिसोर्सेज तो मिलने ही चाहिए। पब्लिक के एंटिटी के जो मतलब कंट्रीब्यूशन होती है लोकल इकोनॉमी में, जाहिर सी बात है एक कंपनी अगर बंद होती है अल्लाह ना करे तो उससे सिर्फ उसके वर्कर्स अफेक्ट नहीं होते, उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं कि उसके सप्लायर भी डिस्टर्ब होते हैं, उसके कस्टमर भी डिस्टर्ब। तो पब्लिक का इंटरेस्ट यही है कि वो कंपनी जो है वो लोकल इकोनॉमी, और लोकल इकोनॉमी भी ख़राब होती है, वो चलती रहे। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है भाई, आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये है कि एग्जिस्ट इन फोरकास्टेबल फ्यूचर, मतलब एक कंपनी जो है वो अपने एक तरीके से समझ लें आज जैसे कंपनी जो है वो बुरे हालात में चल रही है, तो गोइंग कंसर्न उसकी देखी जाएगी कि भाई ये कंपनी 1 साल मज़ीद पूरा कर सकती है, अगर नहीं पूरा कर सकती तो उसकी गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर पूरा कर सकती है नहीं कर सकती, या फाइनेंशियल ईयर या फिर 6 क्वार्टर पूरा कर सकती है या फिर हाफ ईयर पूरा कर सकती है, ये है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि सिग्निफिकेंट ट्रेड लॉस इंक्लूडिंग इन द सेवरल ईयर्स, यानी कि पिछले सालों के अंदर अब जैसे मिसाल कोई कंपनी मुसलसल लॉस कर रही है तो वो तो बंद हो जाएगी, ऐसे आते कब तक लॉस बर्दाश्त करेंगे। डेटोरेंट ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन, यानी कि मतलब लॉस कर रही है, मनी बर्न कर करके वो कंपनी चल रही है तो कब तक करेगी, एक टाइम आएगा वो बंद कर देगी। हाई फाइनेंशियल रिस्क राइज फॉर इंक्रीज डेटर लेवल, एक तरीके से समझ लें कर्जा बढ़ता चला जाएगा कंपनी, जैसे मुल्कों में भी कर्जा बढ़ता चला जाए तो वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, इसी तरीके से कंपनीज भी अगर कर्जा बढ़ता चले जाए। और फिर एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी नॉट बैक्ड बाय सफिशिएंट फाइनेंस, यानी मतलब आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी यानी मतलब प्लांट लगाना शुरू कर दिए बहुत सारे, लेकिन आपके पास इतना फाइनेंस ही नहीं है, आपका सारा जो कैश फ्लो होता है वो उठा के आपने फाइनेंस अपना इसमें एक्सपेंशन में लगा दिया, अब कैश फ्लो के लिए प्रोडक्शन के लिए पैसा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, तालियां ही बजाएंगे, यही कर सकते हैं। सीरियस लेजिटिमेट, यानी कि मतलब कोई
लेजिटिमेट यानी कि मतलब वो कोई मसले मसाइल हो जाए लीगली वो है, या फिर इनेबल ऑफ कंपनी टू डेवलप न्यू रेंज और कम्युनिटी सक्सेसफुली, यानी कि मतलब कोई नया प्रोडक्ट, अब जैसे मिसाल दे दिया है प्रोडक्ट जो है वो कई कंपनीज जो है वो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट बेच रही हैं और जब एक टाइम आता है वो ख़त्म होते हैं बिकना, या बैंकरप्ट फ्रॉम मेजर कस्टमर। ये भी होता है कि जैसे मिसाल दी कि कोई कंपनी है उसका मेजर कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे मिसाल है कि कई कंपनीज़ की जो मेजर कस्टमर होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं। जैसे श्रीलंका की मिसाल है, श्रीलंका जब बैंकरप्ट हुआ तो अब जैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये आप समझिए मिसाल है, दिए हुए थे किसी कार मैन्युफैक्चर को कि भाई हमें 1000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके दो। अब उसने मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी, लेकिन जब उसकी डिलीवरी का और पेमेंट का वक्त आया गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई, तो अब मेजर कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया। तो अब इस कंपनी के लिए भी अब वो 1000 गाड़ियाँ कहाँ बेचती फिरेगी, क्योंकि वो तो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए बनाई थी और वो कस्टमाइज गाड़ियाँ थी। तो अब उसके लिए भी गोइंग कंसर्न ख़तरे में पड़ गई कि ये आया कि ये 1000 गाड़ियों का जो इतना बड़ा लॉस होगा इसके बाद ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अब रिकग्नाइजेशन ऑफ क्राइटेरिया, अब रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है? ऐसे के प्रोबेबल फ्यूचर ऑफ इनफ्लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट वैल्यू कैन बी मेजर। जैसे मिसाल दे दिया है कि भाई आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं अपना ऑफिस की डिलीवरी के लिए, तो आप इसको फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए दे रहे हैं कि भाई हम डिलीवरी करेंगे इस गाड़ी को, और मेजर है कि भाई आप 10 लाख में ख़रीदें, 20 लाख में ख़रीदें। लाइबिलिटी क्या है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं विच सेटलमेंट इन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी मतलब आज की सेटल, यानी ऐसी बात है आप कंपनी को डेटर्स जितने भी हैं, कंपनी क्रेडिटर्स जितने भी हैं उनको पेमेंट करेंगे तो आपसे जो है कैश जाएगा एक, और जो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अमाउंट मेजरेबल, ऐसी बात है आपने लोन लिया हुआ था 10 लाख रुपए, तो आप उसको किस्तों में पे कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए के, तो मेजर तो कर सकते हैं ना। इनकम क्या है? इंक्रीज इन फ्यूचर बेनिफिट रिलेटेड टू इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी अराइज, यानी मतलब ऐसी बात है एसेट बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी कम हो जाएगी और फ्यूचर बेनिफिट्स। अमाउंट कैन बी मेजर, ऐसे होता है आप इनके मतलब 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये आपकी इनकम है। डिक्रीज इन फ्यूचर वही बात है कि उल्टा है उसका इनकम का, और एसेट कैन इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ अराइज। और फिर अमाउंट कैन बी मेजरेबल रिलायबली, यानी कि जो अमाउंट है वो आप मेजर कर सकते हैं आराम से। अब मेजर वैल्यू क्या है? पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा तो करंट कॉस्ट, और प्रेजेंट वैल्यू पे होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी मतलब जो हिस्टोरिकल वैल्यू जो आज को करंट कॉस्ट है वो ले लेंगे, और रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मतलब मार्केट में बेचने जाएं तो वो कितने का। जैसे मिसाल दे दिया है कि आज आप गाड़ी बेचने जाते हैं तो 1 करोड़ की बिक रही है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उसकी प्रेजेंट यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और फिर इसका इंफॉर्मेशन इफ़ मटेरियल इफ़ नॉट डिस्क्लोज चेंज द डिसीजन ऑफ द यूज़र, यानी कि मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल है तो इफ़ इट इज़ नॉट डिस्क्लोज चेंज द यूज़र ऑफ, यानी कि मतलब देखें मटेरियल अगर कोई भी चीज़ होती है ना, मटेरियल जैसे मिसाल दे दिए कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो वो ज़रूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी जाती है। क्यों? उससे डिसीजन, अब जैसे मिसाल दे मटेरियल है कि लेट्स सपोज कर लें एंग्रो है, एंग्रो का फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का कोई मेजर प्लांट बंद हो गया, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। अब हम यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि एंग्रो का प्लांट, अब जैसे थे जब प्लांट बंद होगा प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है लॉस में भी चला जाए क्योंकि उसकी कोई और मसला आ जाए उसकी वजह से, मतलब लॉस में भी कोई XYZ रीज़न हो सकता है। ये तो सिर्फ एक मिसाल दी, और भी मिसालें हो सकती हैं कि जैसे मिसाल दे कंपनी को अपना कोई हैवी फ़ाइन लगा है गवर्नमेंट की तरफ से या इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, या फिर कंपनी पे कोई हैवी लॉ सूट फाइल किया गया है किसी भी वजह से, जैसे आजकल जॉनसन एंड जॉनसन का बड़ा मशहूर केस चल रहा है कि भाई उसके इस्तेमाल करने से लोगों को कैंसर हो जाता है, तो वो एक हैवी, और उसको काफ़ी अदालत ने भी ये कहा है कि काफ़ी पेनल्टी जॉनसन एंड जॉनसन को, ये मेजर मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो ये डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।